वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटर विज्ञान की मैं और मेरा कंप्यूटर, जो कि मिडिल स्कूल के छात्रों के लिए ये आपका 7वां अध्याय आज हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि आप पढ़ते आए होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके बाकी अन्य अध्यायों को स्टार्टिंग से पढ़ें और बिल्कुल लाइन बाय लाइन हम लोग समझते चलेंगे कि क्या होता है, कहाँ पे इम्पोर्टेंस है, कौन सा क्वेश्चन बनता है, कैसे पूछा जाएगा। और ये आपके बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी मस्त है, जो कि कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा बहाली आने वाली है तथा अन्य एग्जामिनेशंस में भी बहुत ज़रूरी है ये चैप्टर भी और ये बुक्स भी। तो आप अपने परिचितों को शेयर कर दें ताकि वो इस बहाली में भी भाग ले सकें और आपके जो बच्चे हों वो भी इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ सकें। तो चलिए, आज का पाठ है 7वां पाठ है डिजिटल नागरिकता और साइबर सुरक्षा, डिजिटल सिटीजनशिप एंड साइबर सिक्योरिटी। आप जानते होंगे कि आज के समय में हमारी सारी जो लेन देन, पैसे की लेन देन सभी डिजिटल माध्यम से हो रही है, परंतु उसमें से बहुत सारे, जैसे आप डिजिटल अरेस्ट, धोखाधड़ी, ये सारे चीज़ सुने होंगे, बैंक करप्शंस, ये सब चीज़ सुने होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इससे कैसे बचा जाए। इसलिए ये पाठ बच्चों के साथ साथ बड़ों लोगों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं बच्चों, आधुनिक युग में डिजिटल क्रांति, हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं अभी, वो कौन सा क्रांति है? वो है डिजिटल क्रांति। ठीक है, हम लोग डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में आ चुके हैं। ने लोगों से जुड़ने और सूचनाओं तक पहुंचने को त्वरित और आसान बना दिया है। डिजिटल तंत्र और इंटरनेट हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गए हैं, जो सीखने, सामाजिकरण और अभिव्यक्ति के लिए हमें अभूतपूर्व अवसर प्रदान करते हैं, परंतु इनके उपयोग के साथ कई सारी सावधानियां और चुनौतियां भी जुड़ी होती है। हमें इस नए डिजिटल परिदृश्य से जुड़े लाभ और हानि दोनों को समझना चाहिए और उन्हें सुरक्षित रूप में प्रतिबंधित मैनेज करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक डिजिटल नागरिकता किसे कहेंगे? डिजिटल नागरिकता का अर्थ है इंटरनेट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदार और शिष्ट आचरण करना। यह हमारी डिजिटल दुनिया में नैतिकता, सुरक्षा और व्यक्तित्व को प्रमाणित करता है। जैसे अगर आप इंटरनेट पे जाते हैं तो किसी को गाली गलौज ना करें, किसी के बारे में कोई असभ्य चीज़ न बोलें, अफवाह ना फैलाएं, ऐसे बहुत सारे चीज़। तो ये हमारी डिजिटल नागरिकता को सुदृढ़ करता है। जानकारी की रक्षा करना और सुनिश्चित करना, डिजिटल नागरिकता के मूल सिद्धांत है फंडामेंटल ऑफ डिजिटल सिटीजनशिप। पहला तो ऑनलाइन सम्मान, ऑनलाइन रिस्पेक्ट। हमें किसी को भी ऑनलाइन रिस्पेक्ट देना चाहिए, किसी से अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें और ऑनलाइन टिप्पणियाँ जो करते हैं, कमेंट जो करते हैं, उसमें शिष्टाचार बनाए रखें। साथ ही किसी अन्य व्यक्ति की जानकारी या सामग्री को चुराना या कॉपीराइट का उल्लंघन करना अवैध है। डिजिटल पहचान क्या होता है? डिजिटल आइडेंटिफिकेशन, अपनी डिजिटल पहचान, ईमेल, सोशल मीडिया प्रोफाइल। डिजिटल पहचान, सोशल मीडिया प्रोफाइल, आप लोग का इंस्टा पे प्रोफाइल होगा, फेसबुक पे होगा, है ना, व्हाट्सएप पे होगा, ये सब पे होगा, तो उसके पहचान सुरक्षित और सकारात्मक रखें। गलत पोस्ट या जानकारी आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। सत्यापन, वेरिफिकेशन, किसी भी चीज़ को फॉरवर्ड करने के पहले, किसी भी जानकारी को इंटरनेट पर साझा करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि करना जरूरी है ताकि गलत सूचनाएं ना फैलाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइबर सुरक्षा का अर्थ उन तरीकों और उपायों से है जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और ऑनलाइन डेटा को अनधिकृत पहुंच, हमलों या क्षति से बचाने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे डिजिटल दुनिया का विस्तार हो रहा है, साइबर सुरक्षा पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। साइबर अपराध जैसे डेटा चोरी, हैकिंग या वायरस हमले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो साइबर जो अपराध है, साइबर पुलिस भी अब भर्ती होते हैं, तो आप अगर डिजिटली साक्षर होंगे तो आप साइबर पुलिस में नौकरी कर सकते हैं। डेटा चोरी, हैकिंग, वायरस हमले, ये सभी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए अपनी डिजिटल जानकारी को सुरक्षित रखना हर उपयोगकर्ता के लिए अनिवार्य हो गया है। जैसे आप अपने कोई
ऐसे पिक्चर सोशल मीडिया पे शेयर ना कर दें जो इससे आपको परेशानी, और आजकल जो उस तरीके से फ़ोटो से डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, डिजिटल ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा हो सके बचने का प्रयास करें। साइबर सुरक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। डेटा की सुरक्षा, हमारा व्यक्तिगत और संवेदनशील सेंसिटिव डेटा जैसे बैंकिंग डिटेल, पासवर्ड साइबर हमलों का प्रमुख लक्ष्य होता है। इसे सुरक्षित रखना चाहिए। मतलब सबसे पहले तो अपनी डेटा को सुरक्षित रखना चाहिए, बैंकिंग डिटेल, पासवर्ड, ये सब चीज़। व्यक्तिगत गोपनीयता, प्राइवेसी, इंटरनेट पर हमारी गतिविधियों को ट्रैक करके अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा जानकारी का दुरुपयोग किया जाता है। वित्तीय नुकसान, फाइनेंशियल लॉस, साइबर अपराधी आपके बैंक अकाउंट या ऑनलाइन वित्तीय सेवाओं को निशाना बना सकते हैं, जिससे आप भारी नुकसान हो सकता है। तो ये सब क्या है, आपको ध्यान रखना है कि डिजिटल की दुनिया में जा रहे हैं तो ये सारी परेशानियां आ सकती है। साइबर सुरक्षा के उपाय, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। हमेशा मजबूत पासवर्ड का चयन करें जो संख्या, अक्षर और विशेष अक्षरों का मिश्रण हो। ठीक है, तो आप पासवर्ड जो बनाएं मजबूत पासवर्ड का, कि ये नहीं कि किसी का मोबाइल नंबर डाल दिए, डेट ऑफ बर्थ केवल डाल दिए, तो वो कमज़ोर पासवर्ड माना जाता है। तो पासवर्ड में क्या हो, ये सारे चीज़ों का इस्तेमाल हो। समय समय पर पासवर्ड बदलते रहें। ठीक है, समय समय पे पासवर्ड क्या करते रहें, बदलते रहें। किसी भी चीज़ का हो पासवर्ड हो, वो समय समय पर बदलते रहें। इससे आपका डाटा सुरक्षित रहेगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग, यूज ऑफ एंटीवायरस, अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर भरोसेमंद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और उसे नियमित रूप से अपडेट करते रहें ताकि आप साइबर हमलों से सुरक्षित रह सकें। ठीक है, तो दूसरा क्या है, एंटीवायरस, मतलब वो जो साइबर वायरस डाल देते हैं जिससे आपका सिस्टम बंद हो जाता है या डाटा चोरी करते हैं, तो उससे बचने के लिए आप एंटीवायरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। द्वितीयक प्रमाणीकरण, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यह एक अतिरिक्त सुरक्षा परत है जो लॉग इन के समय एक ओटीपी, ठीक है, क्या है, ओटीपी की मांग करता है। इससे सुरक्षा बढ़ जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, ओटीपी जब भी मांगता है तो इसे बोला जाता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आप देखते होंगे बहुत सारे चीज़ खोलने वक्त आपसे ओटीपी का मांगता है और वो आपके मोबाइल नंबर या ईमेल पे सेंड करता है। जब तक आप ओटीपी नहीं डालिएगा तब तक वो इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा। सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग, HTTPS, ठीक है, इंटरनेट पर कोई भी संवेदनशील जानकारी डालते समय यह सुनिश्चित करें कि वेबसाइट का URL क्या होना चाहिए, HTTPS से शुरू होता है हो। इससे यह प्रमाणित होता है कि वेबसाइट सुरक्षित है। ठीक है, तो सुरक्षित वेबसाइट का पहचान क्या है, उसका ये URL क्या होगा, HTTPS। सॉफ्टवेयर अपडेट, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को नियमित रूप से अपडेट करते रहें ताकि नवीनतम सुरक्षा पैच और फीचर्स का लाभ उठा सकें। तो जैसे सिस्टम आपको मोबाइल में भी आता है सिस्टम अपडेट का, तो जब भी सिस्टम अपडेट का आए तो आप उसको क्या कर दें, सिस्टम अपडेट करते रहें। साइबर खतरों के प्रकार, टाइप ऑफ साइबर थ्रेट, थ्रेट मीन्स खतरा। ठीक है, मालवेयर, एक क्या है, मालवेयर, मालवेयर एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यह एक हानिकारक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, क्या है, हानिकारक होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने या आपकी जानकारी चुराने, ठीक है, इसका मूल इस्तेमाल किस लिए होता है, जानकारी चुराने के लिए डिजाइन किया जाता है। फिशिंग, एक क्या है, फिशिंग, ये सभी साइबर खतरा है। इससे नकली ईमेल क्या करता है, इसमें नकली ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से उपयोगकर्ता को धोखा दिया जाता है ताकि उनकी संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल प्राप्त किया जा सके। उसे क्या बोलते हैं, फिशिंग। नकली ईमेल से या नकली वेबसाइट से जो डाटा प्राप्त कर लेता है उसे फिशिंग कहते हैं। अगला है रैनसमवेयर,
यह एक ऐसा मालवेयर है जो आपके सिस्टम को लॉक कर देता है, सिस्टम को क्या कर देता है, लॉक कर देता है। उसे अनलॉक करने के लिए फिरौती की मांग करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रैनसमवेयर। रैनसमवेयर क्या करता है, आपके सिस्टम को बंद कर देगा, बोलेगा कि हम तभी खोलेंगे जब आप इतना रुपया या कुछ चीज़ दीजिएगा। सोशल इंजीनियरिंग, इसमें साइबर अपराधी मानसिक रूप से आपको धोखा देते हैं ताकि आप स्वयं उन्हें अपनी जानकारी सौंप दें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचने चाहिए। साइबर अपराध के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ साइबर क्राइम, जैसे सोशल मीडिया जो है साइबर, ये सोशल इंजीनियरिंग यानी डिजिटल अरेस्ट करने का एक बड़ा माध्यम है। तो आप अपनी फ़ोटो कोशिश करें कि ना ही डालें अथी पे, और कोई ऐसा फ़ोटो ना डालें जिसको, और आप कैसा भी डालिएगा तो वो उसको बदल के क्रिएट करके ऐसा कर देगा जो कि समाज में आपको दिक्कत दे सकता है। तो ऐसे चीज़ों से आप बचने की कोशिश कीजिए। ये रील्स के चक्कर में, कुछ व्यू के चक्कर में आप अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ मत कीजिए, नहीं तो आपका सोशल लाइफ बहुत टफ हो जाएगा। फिर साइबर अपराध हैकिंग कर सकता है, हानिकारक कोड अथी करता है, पहचान की चोरी, आइडेंटिफिकेशन, फिशिंग कर सकता है, साइबर बुलिंग कर सकता है। हैकिंग क्या होता है, जब कोई हैकर असामान्य या अवैध तरीके का उपयोग करके किसी डिजिटल डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में बिना अनुमति के प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं, हैकिंग या साइबर हैकिंग कहा जाता है। इसका उद्देश्य अक्सर संवेदनशील जानकारी चुराना, सिस्टम को नुकसान पहुंचाना या उपयोगकर्ता को धोखा देना होता है। तो ये हैकिंग भी साइबर अपराध की श्रेणी में आएगा। हानिकारक कोड, हानिकारक कोड जिसे मालवेयर भी कहा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक व्यापक श्रेणी है जो किसी सिस्टम, एप्लीकेशन या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाता है। इन्हें विभिन्न प्रकार के हानिकारक प्रोग्राम आते हैं, जैसे उसमें आता है कंप्यूटर वायरस। ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाते हैं और डेटा और सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। ये चोरी भले न करे परंतु उसको नुकसान पहुंचाएगा। वर्म और ट्रोजन हॉर्स, ये दोनों कंप्यूटर को संक्रमित कर सकते हैं। वर्म खुद को नेटवर्क में फैलाता है जबकि ट्रोजन हॉर्स उपयोगकर्ता को धोखा देकर उसकी डिवाइस में प्रवेश करता है। तो वर्म और ट्रोजन हॉर्स ये सब क्या है, ये सभी के सभी क्या है, साइबर अपराध के अंतर्गत आएगा। पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड फिशिंग। पहचान की चोरी तब होती है जब कोई व्यक्ति आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, बैंक की जानकारी का उपयोग करके धोखाधड़ी या अन्य अपराध करता है। फिशिंग पहचान की चोरी की एक विधि है जिसमें लोगों को उसकी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए लालच दिया जाता है। इसमें ईमेल, वेबसाइट या अन्य डिजिटल संचार माध्यम का उपयोग किया जाता है। आप समझते चल रहे होंगे। साइबर बुलिंग, ये क्या होता है, जब कोई व्यक्ति टेक्नोलॉजी या इंटरनेट का उपयोग करके किसी को परेशान करता है, धमकाता है या शर्मिंदा करता है तो उसे साइबर बुलिंग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, साइबर बुलिंग कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। जो ऑनलाइन परेशान करता हो उसे कहते हैं साइबर बुलिंग। इसमें गलत मैसेज भेजना, आक्रामक पोस्ट करना या किसी निजी जानकारी, फोटो या वीडियो साझा करना शामिल है जिसमें उस व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक कष्ट हो सकता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, साइबर बुलिंग बोलते हैं। साइबर सुरक्षा के सुझाव कि आपको क्या क्या करने चाहिए और क्या करें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ऑनलाइन साझा ना करें, जो कि आप लोग इंस्टा पे करते रहते हैं या किसी अन्य सोशल मीडिया पे, तो वहाँ पे ना करें। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ तो बिल्कुल नहीं। कभी भी इंटरनेट पर अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर, जन्मदिन या स्कूल का नाम किसी भी अनजान व्यक्ति को ना बताएं, वहाँ पे सही डालें ही ना। ठीक है, हम तो ये कहेंगे पोस्ट करने से पहले सोचें। एक बार जब आप कुछ ऑनलाइन पोस्ट कर देते हैं तो वह हमेशा के लिए इंटरनेट पर रह जाता है, इसीलिए सोच समझकर फ़ोटो, वीडियो या मैसेज पोस्ट करें, वो डिलीट नहीं होता है। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें और रखें। ऑनलाइन बात करते समय लोगों से विनम्रता और सम्मान से पेश आएँ। अगर आप कोई बात किसी व्यक्ति के सामने नहीं कह सकते हैं तो ऑनलाइन भी ना कहें। अनुचित सामग्री दिखे तो तुरंत किसी वयस्क व्यक्ति को बताएं। अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है जिससे आप असहज या डर महसूस करते हैं तो तुरंत ही किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताएं।
ईमेल में व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाए तो सतर्क रहें। अपने माता पिता से पूछे बिना किसी ईमेल में कोई जानकारी न दें। एक अनोखा और सुरक्षित यूजर नेम या ईमेल चुनें। एक रचनात्मक सुरक्षित ईमेल पता बनाएं जो आपकी व्यक्तिगत जानकारी प्रकट न करे। मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करें। कम से कम 8 अक्षरों का पासवर्ड बनाएं जिसमें अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह शामिल हो। अपना पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें। अनजान लिंक या ईमेल पर क्लिक न करें। कुछ लिंक इस प्रकार के होते हैं जो आपकी निजी जानकारी चुरा सकते हैं। अपनी गोपनीयता सेटिंग्स नियमित रूप से जांचें। सुनिश्चित करें कि केवल भरोसेमंद लोग ही आपकी ऑनलाइन पोस्ट और प्रोफाइल देख सके। अपनी गोपनीयता सेटिंग समय समय पर अपडेट करते रहें। मोबाइल उपयोग करते समय सुरक्षा का सुझाव। मोबाइल सेफ्टी टिप्स। मोबाइल फ़ोन को हमेशा अपनी नज़र में रखें। आपका फ़ोन सुरक्षित रहेगा और किसी को भी उसे चोरी करने या छेड़छाड़ करने का मौका नहीं मिलेगा। फ़ोन को हमेशा लॉक रखें और मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। कोई भी बिना आपकी इजाज़त के आपके फ़ोन को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, जिससे आपकी जानकारी जैसे फ़ोटो, गेम और ऐप्स सुरक्षित रहेंगे। कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले माता पिता की अनुमति लें। कुछ ऐप्स आपके फ़ोन में वायरस डाल सकते हैं या आपकी जानकारी चुरा सकते हैं। माता पिता से अनुमति लेकर आप ऐसे खतरों से बच सकते हैं। जब आप इंटरनेट का उपयोग नहीं कर रहे हों तो फ़ोन को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दें। इंटरनेट से जुड़े रहने से कभी कभी बिना सोचे समझे कुछ बुरा हो सकता है। इसे बंद करने से आपको सुरक्षित रहने में मदद मिलेगी और आपका डेटा भी बचे रहेगा। अपने मोबाइल से हमेशा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगाएं। एंटीवायरस आपके फ़ोन को वायरस और बुरी चीज़ों से बचाएगा जो आपको गेम्स, ऐप्स और फ़ोटो को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने फ़ोन पर किसी अनजान से प्राप्त लिंक पर क्लिक न करें। कभी कभी अनजान लिंक खतरा हो सकता है और आपके फ़ोन को हानि पहुंचा सकते हैं। अगर आपको कोई संदिग्ध लिंक मिले तो उसे अनदेखा करें। पब्लिक वाईफाई का उपयोग करते समय सावधान रहें और बैंकिंग जैसी सेवाओं का उपयोग न करें। पब्लिक वाईफाई पर हैकर्स आपकी जानकारी चुरा सकते हैं, इसलिए अगर आप स्कूल के बाहर या कहीं और इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान रहें। अब एक घटना है समीर और हानिकारक वेबसाइट। चलिए, समीर को अपने जन्मदिन पर नया मोबाइल मिला। वह अपने जन्मदिन पसंदीदा गाने और फिल्म डाउनलोड करना चाहता है। उसके माता पिता ने उसे सलाह दी थी कि किसी भी वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड करने से पहले अपने से बड़ों की अनुमति लेनी चाहिए। लेकिन समीर का दोस्त उसे एक गुप्त वेबसाइट के बारे में बताता है जहां मुफ्त में गाने और फिल्में मिल सकती है। समीर बिना सोचे समझे उस वेबसाइट पर जाता है और वहां उसका नाम, पता और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड का नंबर मांगा जाता है। प्रश्न, समीर को क्या करना चाहिए? समीर को क्या करना चाहिए था? उसे अपने माता पिता से पहले अनुमति लेना चाहिए था। उसकी क्या गलतियां थी? उसने बिना जांचे और बिना अनुमति के एक गलत वेबसाइट पर जानकारी दी। क्या समीर में कुछ अवैध किया? हाँ, अवैध वेबसाइट से डाउनलोड करना गलत है और उस वेबसाइट पर अपनी निजी जानकारी देना खतरनाक हो सकता है। क्या उसका दोस्त सही दोस्त था? नहीं, सच्चे दोस्त गलत वेबसाइट या खतरनाक सलाह नहीं देते। उसके कार्य किसके प्रति सबसे अधिक अनुचित थे? सबसे पहले अपने माता पिता के प्रति और फिर खुद के प्रति, क्योंकि उसने अपने आप को खतरे में डाला। साहिल अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेट पर रिसर्च कर रहा था। उसे अपने ईमेल पर एक संदेश मिलता है जिसमें लिखा था उसने 50,000 जीते। वह तुरंत अपनी निजी जानकारी उस वेबसाइट पर दिए फॉर्म में भर देता है। इसके बाद उसे संदेश मिलता है कि उसके कंप्यूटर में वायरस आ गया है। साहिल घबरा जाता है और कंप्यूटर बंद कर देता है। साहिल ने क्या गलती की? उसने बिना सोचे समझे अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरी अज्ञात ईमेल पर भरोसा किया। क्या करना चाहिए था? उसे उस ईमेल को नज़रअंदाज करना चाहिए था और अपने माता पिता या किसी शिक्षक से बात करनी चाहिए थी। क्या उस ईमेल पर भरोसा करना सही था? नहीं, अक्सर ऐसे ईमेल धोखाधड़ी के लिए होते हैं। क्या उसका दोस्त सही दोस्त था? नहीं, सच्चे दोस्त गलत वेबसाइट या खतरनाक सलाह नहीं देते हैं। कंप्यूटर में वायरस आने पर क्या करना चाहिए? उसे किसी वयस्क व्यक्ति से मदद लेनी चाहिए था या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए था। तीसरा दृष्टांत, ये सारे घटनाएं आपके साथ भी हो सकती है, इसलिए इन सारी बातों को ध्यान से समझें कि क्या क्या हो सकता है। मीना को सोशल मीडिया पर एक नया दोस्त मिला। वह उससे
खूब बातें करने लगी और अपनी निजी जानकारी जैसे पता, स्कूल का नाम, परिवार की जानकारी साझा करने लगी। कुछ दिनों बाद उसका नया दोस्त उसे मिलने के लिए बुलाने लगा, लेकिन मीना ने यह बात किसी से नहीं बताई। मीना ने क्या गलती की? उसने एक अजनबी से ऑनलाइन बात की और अपनी निजी जानकारी साझा कर दी। उसे क्या करना चाहिए था? उसे अपनी जानकारी किसी अजनबी को साझा नहीं करनी चाहिए थी और यह बात अपने माता-पिता को बतानी चाहिए थी। क्या अजनबियों से ऑनलाइन मिलना सुरक्षित है? नहीं, ऑनलाइन अजनबियों से मिलना खतरनाक हो सकता है। उसे अपने दोस्त के बारे में किसे बताना चाहिए था? उसे तुरंत अपने माता-पिता या शिक्षक को बताना चाहिए था। दृष्टांत 4, रवि और डाउनलोड की गई गेम। रवि ने अपने दोस्त से सुना कि एक, अब ये आप ये मत सोचिए कि तो उसके साथ, ये आपके साथ भी हो सकता है। तो जब ऐसे सिचुएशन हो तो आपको क्या करना चाहिए, वो सारी सलाह यहाँ पे दिए गए हैं। रवि ने अपने दोस्तों से सुना कि एक नई गेम बहुत मज़ेदार है। उसने बिना सोचे समझे इंटरनेट से गेम डाउनलोड कर ली। गेम खेलने के कुछ देर बाद उसका फ़ोन धीमा हो गया और उसमें अजीब चीज़ें होने लगी। जब उसने अपने दोस्त से पूछा तो उसे पता चला कि वह गेम वायरस से भरी हुई थी। रवि ने क्या गलती की? उसने बिना सोचे समझे, बिना अनुमति के एक गेम डाउनलोड किया। उसने क्या करना चाहिए था? उसे पहले अपने माता-पिता से बात करनी चाहिए थी और आधिकारिक वेबसाइट से ही गेम डाउनलोड करनी चाहिए थी। उसके फ़ोन में वायरस क्यों आया? उसने किसी अनजान और अविश्वसनीय वेबसाइट से गेम डाउनलोड की जो वायरस से भरी हुई थी। इस स्थिति में रवि को क्या करना चाहिए? उसे अपने फ़ोन को तुरंत किसी वयस्क को दिखाना चाहिए और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए। आगे है गतिविधि साइबर सुरक्षा नाटक। ठीक है, ये नाटक आप अपने विद्यालय में या कहीं पे अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। उद्देश्य, बच्चों को साइबर सुरक्षा के विभिन्न परिदृश्यों के माध्यम से सोचने और सही निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करें। सामग्री, पात्रों के लिए छोटे नाटक 1 से 4 तक, कुछ फ़ोन, कंप्यूटर, नकली ईमेल आदि, सक्रिय स्क्रीन, और ये सारे मतलब ऊपर जो आप देखे हैं उन सारे गतिविधियों को कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों को 4-5 प्रत्येक समूह में दृष्टांत को, समीर का हानिकारक वेबसाइट, साहिल वायरस, ये सारी चीज़ आप मंचन कर सकते हैं। ऑनलाइन सुरक्षा प्रश्नोत्तरी रख सकते हैं। साइबर सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट और व्हाइट बोर्ड, प्रश्नोत्तरी कार्ड, कक्षा के 2-3 टीमों में विभाजित कर आप इससे बारी-बारी से किसी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई अनजान ईमेल मिलता है तो इसमें इना का दावा किया जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे प्रश्न आप कर सकते हैं। उसके बाद गतिविधियां, सुरक्षित पासवर्ड कैसे बनाया जा सकता है, या जैसे यहाँ mysql@123 इस तरीके का पासवर्ड बनाना चाहिए जिसमें सारा चीज़ हो। तो ये सारे गतिविधियां आप क्लासरूम में इसको पढ़ते हुए कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। साइबर बुलिंग क्या है? तो साइबर बुलिंग होता है इंटरनेट का उपयोग धमकाना या शर्मिंदा करना। ये बी वाला इसका सही जवाब है, ये बी। इंटरनेट उपयोग करके किसी को परेशान करना, धमकाना या शर्मिंदा करना साइबर बुलिंग कहलाता है। हैकिंग क्या है? तो हैकिंग क्या होता है कि डिवाइस या नेटवर्क में प्रवेश कर जाना बिना अनुमति के, उसको क्या बोलते हैं? हैकिंग बोलते हैं। बिना अनुमति के जब कोई नेटवर्क में प्रवेश करता है तो उसे हैकिंग बोलते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो ये एक प्रोग्राम होता है जो मोबाइल और डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। एक अच्छे डिजिटल नागरिक का कर्तव्य क्या है? तो वो क्या करेगा? वो गोपनीय नीतियों को मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सकारात्मक और जिम्मेदार व्यवहार करेगा। ये आपका इसका सही जवाब ये होगा, बी, मतलब ये बी वाला। साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साइबर सुरक्षा का व्यक्तिगत जानकारी और डेटा को सुरक्षित करना है, सी होगा। आगे यहाँ पे आपको जो खाली स्थान को भरने वाला है कि वे लोग होते हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल बच्चों और किशोरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग वो क्या, कौन से लोग होते हैं? वो साइबर बुलिंग वाले लोग होते हैं। एक हानिकारक, मालवेयर एक, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। मालवेयर एक हानिकारक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, आगे ये इंटरनेट डिजिटल प्लेटफॉर्म जिम्मेदार और शिष्ट आचरण, तो ये आपका तीसरा हो गया। डिजिटल नागरिकता का अर्थ होता है वह आभासी स्थान जहाँ इंटरनेट से जुड़ी गतिविधियाँ की जाती है, तो उसे हम कहते हैं साइबर स्पेस, तो ये आपका चौथा हो गया।
और ऑनलाइन धोखाधड़ी डेटा चोरी के लिए साइबर सुरक्षा पुलिस रहती है, तो ये आपका 5वां हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप खाली स्थान में आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला में आप क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइबर बुलिंग। वे लोग होते हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल बच्चों और किशोरों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक हानिकारक प्रोग्राम कौन है, दूसरा हो गया मालवेयर। मालवेयर, ठीक है, एक हानिकारक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। और तीसरा हो गया आपका डिजिटल नागरिकता। डिजिटल नागरिकता का अर्थ है इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदार और शिष्ट आचरण रखना। उसके बाद चौथा हो गया साइबर स्पेस। साइबर स्पेस, ठीक है, आभासी स्थान है जहां इंटरनेट से जुड़ी हर गतिविधियां की जाती है। और एक है साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा ऑनलाइन धोखाधड़ी और डेटा चोरी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो लिख चुके होंगे। आगे है, अगर आप ऑनलाइन किसी चीज़ को लेकर उलझन में हैं तो तुरंत किसी वयस्क व्यक्ति से पूछना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। साइबर सुरक्षा का उद्देश्य इंटरनेट पर जानकारी को असुरक्षित बनाना है। गलत, साइबर सुरक्षित करना है। मोबाइल फ़ोन को हमेशा अपनी नज़र में रखें। बिल्कुल सही। अपनी व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा न करें। बिल्कुल सही। एक मजबूत पासवर्ड में अक्षरों, अंकों एवं विशेष प्रतीकों का मिश्रण होना चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप बना चुके होंगे। आगे है लघुत्तरीय प्रश्न। आपको पता है कि आपको खुद बनाने चाहिए। ऊपर ये सारे चीज़ बताए गए हैं और ऊपर से देख के भी आप अपने किताब से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप खुद से प्रयास कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगली बार आईसीटी के उभरते रुझान को हम लोग देखेंगे। तो गुड लक दोस्तों। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को, और जो कंप्यूटर साइंस के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि यही बुक सरकार रेफर कर रही है। तो TRE 4 के लिए कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो अपने माता पिता को भी बताएं, अगर उनके पास भी कंप्यूटर का कोई डिग्री है तो वो भी टीचर बन सकते हैं, और ये शेयर करें। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे आखिरी चैप्टर में 8वें अध्याय में।